अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। यकीनन इस वक्त मुल्क की जो हुकूमत है उसके माशी मामलात को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आज़म साहब ने पिछले दिनों कई ममालिक के दौरे भी किए और अब बिला आखिर उनको सूबों का ख्याल आ ही गया। और जहाँ हमने देखा कि सिंध और उसके बाद बलूचिस्तान का रुख किया है और बड़े माली तौर पर मुस्तहकम मनसूबे अनाउंस कर रहे हैं, तो देखना ये होगा कि डिलीवर किस हद तक होते हैं। लेकिन अंदरूनी तौर पर सियासी जो इत्तेहादी हैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह कायम है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वादा कर चुकी है कि वो APC में शिरकत करेगी, जो कि दहशतगर्दी में जंग के हवाले से एक अहम कदम साबित होगी। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हुकूमत APC के लिए दावतनामे भी बखूबी जारी करेगी। लेकिन अब देखना यह है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो साहब ने पेशावर में बैठकर बड़ा क्लियर कहा है कि APC में शिरकत ज़रूर करेंगे, लेकिन अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने रखेंगे। अब देखना होगा कि आया पीपल्स पार्टी जैसी दरीना इत्तेहादी हुकूमत के साथ होते हुए भी आखिर किन नुकात के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना चाहती है और किन शराइत के साथ करना चाहती है। इसी के ऊपर हम बात करेंगे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर नवीद कमर साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब गुज़िश्ता दिनों में पहले कराची गए और अब बलूचिस्तान में मौजूद हैं। एक बहुत बड़े पैकेज का उन्होंने ऐलान किया है सर, लेकिन ये क्रेडिट तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है कि साबका दौरे हुकूमत में जब पीपल्स पार्टी का था तो एक बहुत बड़ा पैकेज बलूचिस्तान के लिए आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान के नाम से लाया गया था और उसके बाद फिर बाकी जमातों ने उसकी तकलीद की। लेकिन आपके ख्याल में जो कुछ वफाकी हुकूमत कर रही है क्या वो काफ़ी होगा? और दूसरा सर, सूबा सिंध का भी उन्होंने रुख किया, लेकिन क्या मामलात को उस तरह देख सके सिवाय तनकीदी गुफ्तगू के? उन्होंने कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या हुकूमत के लिए भी रिलीफ की कोई उम्मीद पैदा की है वफाक की तरफ से? देखिए एक ऑनगोइंग रिलेशनशिप है हमारी हम्म। हुकूमत के साथ, फेडरल गवर्नमेंट के साथ, हम्म। इन द सेंस के कुछ तो आपको भी पता है कि एक मुआहदा हुआ था जिसके तहत पीपल्स पार्टी ने वोट दिया था हम्म। BMLN की हुकूमत को। हम्म। और फिर उन्हीं लाइंस पे अभी बजट जो हालिया हुआ उसके लिए भी वोट किया। लेकिन हमारी सिर्फ ये उनसे दरख्वास्त होती है कि भाई जो वादा किया वो पूरा वो निभाना पड़ेगा उनका, कि दे हैव टू लिव अप टू द अग्रीमेंट जो हमारा है। हम्म। उसमें कुछ चीज़ें तो क्लियरली हो जाती हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी-सी नेबुलस रहती हैं, इन द सेंस के आधा वो कह कर देते हैं या नहीं करते, या कुछ कभी कहते हैं कि हमारी बस में नहीं है, एंड हम्म। सो ऑन, हम्म। या टाइम गुज़र गया है, आइंदा करेंगे। तो उस लिहाज से अब डे टू डे बेसिस पे इनके साथ ये गुफ्तगू भी रहती है, हम्म। दरख्वास्त जाते हैं, फिर इंटरलोकेटर्स जो हैं वो बात करते हैं। वो ख़ासकर मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब का रोल उसमें काफ़ी कलीदी है। वो फिर PMLN और प्राइम मिनिस्टर और हुकूमत के साथ बात करके ये मसले हम्म। हल कराने की कोशिश करते जी। अच्छा, नवीद कमर साहब, सर ये फरमाएगा कि आज बिलावल भुट्टो साहब पेशावर में मौजूद थे और बड़ी डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें काफ़ी सारी अहम बातें की। अगर मैं एक एक करके उनका अहाता करूं, एक तो सर उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तनकीद की और इंतकाम की सियासत की जा रही है, गालम गलोच की सियासत की जा रही है और यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म की सियासत पर यकीन नहीं रखती। और उन्होंने पूरे मुल्क का हवाला दिया कि पूरे मुल्क में इस वक्त पॉजिटिव पॉलिटिक्स की कमी नज़र आती है, फुकदान नज़र आता है। सर, पीपल्स पार्टी ने तो हर मुश्किल टाइम में हर हुकूमत का सपोर्ट भी किया है, साथ भी दिया है, लेकिन बज़ाहिर अगर देखा जाए तो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ये जेस्चर क्यों नहीं रखती हैं? पॉजिटिव पॉलिटिक्स की उम्मीद करती तो है ये पार्टी, लेकिन जवाब में पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं होती, ना नून की तरफ से, ना PTI की तरफ से, ना फिर वक्त पड़ने पर JUIF की तरफ से। हैं। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हम अब आगे हैं पॉइंट स्कोरिंग और वन अपमैनशिप वाली सियासत पे ही, हम्म। कि अगर मैंने सामने बैठे हुए अपने मुखालिफ को नीचा दिखा दिया तो हम्म। मेरी वाह हो जाएगी, और वाह ही हम समझते हैं कि हमारा कॉज जो है वो आगे बढ़ रहा है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं। अगर लोग देखते हैं तो लोग फॉर एग्जांपल पूरी पार्लियामेंट को या पूरी पॉलिटिकल क्लास को कलेक्टिवली देखते हैं कि भाई हम्म। ये लोग कैपेबल हैं हमारे मसले हल करने के लिए या नहीं है। तो अगर मैं अपने सामने वाले को नीचा दिखाऊंगा, या इवन वर्स मैं उसको गाली गलौज से मुखातिब होऊंगा, तो क्या मेरी इज्जत बढ़ रही है क्या उसमें? नहीं। हम्म। ये वो एको चेम्बर वाली बात है कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों से बात करके उनसे
शाबाशी ले लेते हैं और समझते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ऐसे होता हुँ, नहीं। हुँ, तो ये जो एक कन्फ्रंटेशनल पॉलिटिक्स ये जैसे आपने देखा पिछली खासकर जो असेंबली थी, हुँ, हुँ, वहाँ से हुँ, ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। जब गवर्नमेंट खुद कन्फ्रंटेशन में चली गई और खान साहब की सियासत जो थी वो शायद उस चीज़ से थ्राइव करती थी, उनका ख़्याल था कि मैं जो है वो ही करके बात करूँ और थोड़ी बहुत गाली दे दूँ, हुँ, तो लोग मेरे दुरुस्त कह रहे हैं। हुँ, तो उस लिहाज से हुँ, बट दैट वाज़ नॉट गुड, वो उनके लिए भी हुँ, सही नहीं। हुँ, उनको तो जो ये सो कॉल्ड पॉपुलैरिटी वेव है वो तो तब हुई जब वो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हुए। हुँ, जब लोगों को ये लगा कि भई हाँ, हाँ इनके साथ ज़्यादती हो रही है या जो भी कर रहा है। सो उस लिहाज से लेकिन ये वाला कल्चर जो है वो उससे तो उनको वो फ़ायदा नहीं मिला जो कि वो समझ रहे हैं कि उनको मिलना चाहिए। तो चाहे वो आप पीपल्स पार्टी की बात करें या पीपल्स पार्टी लेड गवर्नमेंट्स की बात करें, आप हुँ, खैबर पख्तूनख्वा में भी देखें कि जो सिलसिला पहले दिन से चीफ मिनिस्टर ने उठाया गवर्नर के साथ, अब गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूट पोजीशन होती है और उनका कोई ऐसा कोई पॉलिटिकल रोल नहीं होता। ठीक। लेकिन उनको कन्फ्रंटेशन कर कर के उन्होंने 1-2 अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस वहाँ बना दिए। नहीं, लेकिन कंवर साहब उसका सर मुझे फ़ायदा मुझे मुझे एक सवाल की इजाज़त दें, अगर मैं वापस उसी पे आपने बहुत अच्छी इसकी तस्वीरकशी की है। लेकिन सर अब एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है एपीसी के हवाले से, कहा जा रहा है कि हुकूमत एपीसी बुलाने जा रही है, जो हम ऑपरेशन आज़म इस्तेहकाम है उसके ऊपर कंसेंट लेने के लिए, ब्रीफ करने के लिए। सर पीटीआई ने तो उसमें कह दिया है कि हम शमूलियत इख्तियार करेंगे लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनको एड्रेस होना ज़रूरी है। सर आज बिलावल साहब ने भी कह दिया कि हम एपीसी में अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखेंगे। आपके ख़्याल में सर बज़ाहिर तो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये कोई नया ऑपरेशन नहीं होगा बल्कि इस ऑनगोइंग जो ऑपरेशंस हैं उसी की एक्सटेंशन होगा, लेकिन आपके ख़्याल में क्या मेजर रिजर्वेशंस हैं पीपल्स पार्टी की? पीपल्स पार्टी के नहीं ओवरऑल जो हुँ, लोगों के हैं क्योंकि वो जो जो उस इलाके के लोगों की का फीडबैक है वही पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट करती हुँ, हुँ, हैं एंड वो ये है कि जब ऑपरेशन होता है तो वहाँ की जिंदगी जो है वो डिसरप्ट हो जाती है। हुँ, हाँ टारगेटेड तो कुछ लोग होते हैं लेकिन उसमें कैजुअलिटीज़ अब आप उसको अमेरिकन्स ने अच्छी इस्तेलाह निकाली है कि कोलेटरल डैमेज। कोलेटरल डैमेज क्या होता है कि हमारे ही लोग हैं वो मरते हैं। तो अगर हमारे पास ये सारी जो भी ऑपरेशन हो, हुँ, एक तो पार्लियामेंट में उसके खत-ओ-ख़ाल शेयर किए जाएँ। सिर्फ़ एपीसी ही नहीं बल्कि हुँ, राज्य उसमें ताकि लोगों को एक बाय इन मिले। आपको भी पता है कि हमारा जो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन 1-2 जो हुए हैं, चाहे वो पेशावर के जो आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद जी, जी। वाला हुआ है हुँ, हुँ, या स्वात वाला हुआ है, हुँ, वो सब के सब जो है वो एक नेशनल कंसेंसस के बाद जब पहुँच हुँ, जाती है, तो वो अलग बात होती है। हुँ, बिल्कुल। और फौज जब अकेले ऑन इट्स ओन या सिर्फ़ एक हुकूमत के साथ मिलके जाती है, तो फिर लोग उसको हर किस्म के शुबू-व-शुबात से देखते हुँ, हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जितना भी वाइडर कंसेंसस होगा हुँ, और बाय इन होगा, उतनी इस ऑपरेशन के सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक। अच्छा सर अब मुझे फ़रमाइएगा कि मैं थोड़ा-सा पीटीआई से मुताल्लिक़ आपसे बात करना चाहूँगी। ख़बरें ये हैं कि ख़ान साहब भूख हड़ताल करने जा रहे हैं कि बज़ाहिर वो ये कह रहे हैं कि जितना रिलीफ़ दूसरी जमातों के कायदीन को मिलता रहा जेल में रहते हुए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि वो हवाला ज़रदारी साहब का या मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वग़ैरह का देना चाह रहे थे। नहीं, आपकी मुस्कुराहट से मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपके ख़्याल में कितना रिलीफ़ उनको चाहिए कि वो कह रहे हैं कि वो माज़ी के सियासतदानों को तो बहुत कुछ मिलता रहा, मुझसे मुलाकातियों के मिलने पर भी पाबंदी है। तो आपके ख़्याल में क्या इस किस्म का जेस्चर के भूख हड़ताल पे जाना ये एक लेकिन नई मुसीबत जेस्चर नहीं तो पैदा कर मिलना देगा? चाहिए। हुँ, एक शख्स को जब आप रखते हैं हुँ, पाबंद सलासिल तो इशू सिर्फ ये नहीं होता ना कि आप उसको कोई कन्विक्शन के बाद एक सज़ा मिल रही है, हुँ, बामशक्कत मिल रही है, ये नहीं होता। आप उसको आइसोलेट करते हैं हुँ, ताकि जो भी ट्रायल हो, जो भी केसेस हों, उस पे वो जो है इन्फ्लुएंस ना ना कर हुँ, सके। हुँ, मेरे हिसाब से सियासी कैदियों को अ, हर सहूलत मिलनी चाहिए। मैं खुद भी रह चुका हूँ उसी से उसमें। हुँ, ये बात नहीं है। कुछ हद तक जो हमने देखा है खान साहब को सहूलतें मिली भी हुई हैं। ये नहीं कि कंप्लीटली कुछ भी नहीं है जो उनके लिविंग क्वार्टर्स वग़ैरह हैं या क्या।
लेकिन ये बात नहीं है ना। अब तकरीर ने भी खुद ने की थी कि मैं एसी उतार दूँगा, मैं अज़ियत भई अज़ियत देने का मकसद होता है क्या? अगर उनके साथ भी हो रहा है तो गलत हो रहा है, उससे पहले उन्होंने जब किया तो वो भी गलत था। अ, इश्यू ये नहीं होता, इश्यू है ज़ाहिर है कि आपको अपने घर में भी जब बंद कर देते हैं, तब भी एक बहुत बड़ा एक मेंटल वो टॉर्चर होता है। तो ये नहीं है कि जी कमरे में कारपेट है या नहीं है या पंखा चलता है या एसी चलता है। इश्यू ये होता है कि आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है या नहीं है? बिल्कुल ठीक। अगर है तो एज़ इट इज़ अ मेंटल टॉर्चर। तो ये कहते हैं कि जी भूख हड़ताल कर देंगे, थोड़ा-सा प्रेशर और गवर्नमेंट के ऊपर आ जाएगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मसाइल को हल करने की बात करनी चाहिए ना, बजाय इसके कि अपने आप को जो है पेंटिंग योरसेल्फ इंटू अ कॉर्नर जिसको कहते हैं। अच्छा, नवीद कमर साहब सर, आपने मसाइल के हल की बात की है। मैं एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी, वो ये कि आरिफ अलवी साहब अभी भी बज़ाहिर लग रहा है कि मसालेहती पोजीशन अपनी अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं कैदी नंबर 804 की तरफ से वादा करता हूँ कि वो किसी किस्म का बदला नहीं लेगा अगर जेल से बाहर आ जाता है, और हमें नफ़रत की सियासत छोड़ देनी चाहिए। तो पैगाम तो आपको भी पता है वो किसको दे रहे हैं, लेकिन आपके हाँ, ख़्याल में इस पैगाम को कोई संजीदा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? मेरा ख़्याल है कि ये इनकी भूल है हुँ, कि हम सियासतदानों को या पार्लियामेंट को या इन सब चीज़ों को, जितने भी इस मुल्क में पावरफुल या पावरलेस स्टेक होल्डर्स हैं, एट द एंड ऑफ द डे आपके इंटरलोक्यूटर्स आपके अपने ही जो है कंटेम्पररीज़ होते हैं। आप इतना ओपनली कहते हैं कि हम सिर्फ फौज से बात करेंगे, मतलब आप इतना शद्दो-मत से फौज को इनवाइट कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस में आने के, कि कल को अगर वो वॉक इन कर जाएँ और सारी चीज़ को टेक ओवर कर लें, हुँ, तो कहेंगे हमने तो खान साहब ने बुलाया था, हुँ, कि वो तो सिर्फ हमसे बात करना चाह रहे थे। तो हुँ, ये क्या मतलब क्या सियासत है? व्हाट इज़ इट? कि मैं 18 में भी क्योंकि फौज के कंधों पे चढ़ के आया था, तो अब भी मैं फौज के कंधों पे चढ़ के आऊँगा। हुँ। ये तो कोई सियासत ना हुई ना। बिल्कुल ठीक। बहुत-बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब सर आपके कीमती वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर, यकीनन पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स तो बड़ी क्लियर नज़र आती है। बिलावल भुट्टो साहब ने आज भी पेशावर में बड़ा क्लियर ये कहा है कि वो एपीसी में क्यों और किस लिए शिरकत करेंगे, और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा में बैठकर भी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बारे में खुलकर गुफ्तगू की है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से क्या खबरें हैं, और आया वहाँ की सूबाई हुकूमत वफाक के बारे में और दीगर जमातों के बारे में क्या राय रखती है, ये खैबर पख्तूनख्वा से ही जानेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां हमने जिक्र किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एपीसी में शिरकत करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। लेकिन उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि पहले हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को सुना जाए और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आया किन बुनियादों के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन का आगाज़ किया जाएगा। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत मुतमईन नहीं होती है तो फिर ऑपरेशन के हवाले से इस हुकूमत को दरीना मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसी हवाले से बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा शानदाना गुलजार साहबा मेरे साथ मौजूद हैं। शानदाना साहबा, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी मेरा ख्याल है कि अगर अचीवमेंट कहा जाए, एक बड़ा डेवलपमेंट कहा जाए तो गलत नहीं होगा, एपीसी में शिरकत करने का ग्रीन सिग्नल तो दे दिया है और साथ में ये भी कहा है कि वो इस मौक़िफ़ में हुकूमत के साथ होंगे। लेकिन आपके ख्याल में क्या रिजर्वेशंस क्या थी पीटीआई की एपीसी में शिरकत करने के हवाले से? शुक्रिया सना। देखिए, दो बातें। एपीसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, यानी पाकिस्तान के जितने भी सियासी पार्टियां अपने आप को कहती हैं, ये उनकी कॉन्फ्रेंस है। ठीक। अब ये बताइएगा कि खबरें ये भी आ रही हैं कि इमरान खान साहब जेल में भूख हड़ताल करने की तैयारी कर रहे हैं। आपके एक वकील भी इसको इंडोर्स कर चुके हैं कि खान साहब ऐसा संजीदगी से सोच रहे हैं। वजूहात क्या हैं? क्योंकि एक ख़त भी लिखा गया है जिसमें उनको जेल में कुछ मराहत देने की डिमांड की गई है, लेकिन वो एक अपनी जगह कायम है वो बात, लेकिन उसके अलावा भी खान साहब भूख हड़ताल की तरफ जा रहे हैं। तो अगर वो ऐसा करेंगे तो यकीनन ये तो एक और क्रियोस फैलने वाली कैफियत है, ख़ुद पीटीआई के कारकुनान में भी। वजह क्या है इसकी? देखिए, केओस हमने किए कि केओस उन्होंने किए। जब ये बाकी सारे चोर और चक्के जेलों में होते थे, इनकी 24-24 घंटे मुलाकातें होती थी। ये लोग बाथरूम इस्तेमाल करते थे सुपरिटेंडेंट का, इनके एयर कंडीशंस लगे होते थे। इनकी क्या-क्या सहूलियातें थी। खान ने तो कुछ नहीं मांगा। वो तो कहते हैं मैं तो नॉर्मल पाकिस्तानी हूँ, मुझे बेशक कोई भी मत दे सहूलत, पंखे के अलावा। 18-18 घंटे खान साहब की उन्होंने लोड शेडिंग की है।
वो भी खान साहब बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन अब जो हम विजिटर्स आते हैं, हम थर्सडे को मिलने गए थे, मैं, उमर अयूब भाई, शहरियार, बिल्कुल जुनैद बिल्कुल अकबर, मीना खान अफरीदी, रऊफ हसन, शिव फराज, हम सब खान साहब से मिलने गए थे। उन्होंने 4-5 घंटे में बाहर धूप में खड़ा रखा। तमीज़ की तो ये हालत है ना कि कुर्सी भी पंजाब हुकूमत नहीं दे सकती, बट खैर जिस खानदान के आप होंगे अपनी तमीज़ तो आप दिखाएंगे ना, जो आपकी ब्रॉटअप होगी। वहाँ पे 2 कैंसर सर्वाइवर्स हैं, डॉक्टर फिरदौस शमीम नकवी और रऊफ हसन, उनको भी धूप में खड़ा किया था, नो प्रॉब्लम। खान साहब के लिए 5 घंटे तो क्या 500 दिन भी खड़े रहेंगे धूप में। इशू ये है कि वो पाकिस्तान का सच्चा बेटा है, आप उसको उसके जो जेल के राइट्स हैं उसमें छीन रहे हो। और जी अब आवाज़ आगे से क्या आती है इन मकारों की कि जो जेल मैनुअल में उनकी विजिट्स नहीं है शेड्यूल्ड। आई एम सॉरी, आप लोग जब जेल में लोगों को इलेक्ट्रोक्यूट करते हो, औरतों की बेहुरमती करते हो, वो जेल मैनुअल में है कि आप इमरान खान को सारे कवानीन सिखा रहे हो? उमर अयूब साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मुस्तकबिल में मौलाना के साथ हम इत्तेहाद कर सकते हैं, उनकी जमात के साथ। तो ये फरमाएगा कि ये अभी तक तय हो नहीं सका है कि JUI फे से इत्तेहाद होना है, नहीं होना है, अगर होना है तो फिर किन कंडीशनैलिटीज़ की बुनियाद के ऊपर होना है? देखिए, JUIF के साथ इत्तेहाद उन्हीं टर्म्स पे होगा जो टर्म्स खान साहब डिक्टेट करेंगे, ठीक। लेकिन क्योंकि कुछ दिन पहले JUIF ने कोर्ट में बता दिया कि हम SIC यानी PTI वाली सीटें नहीं सपोर्ट करते रिजर्व, तो उसके तमाम MNAs की एक रिजर्वेशन आ चुकी है। तो वो अगर JUIF उस दीवार को पार करेगी तो उसके इत्तेहाद हो सकता है, लेकिन देखी जाएगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन ये फरमाएगा कि बज़ाहिर इस वक्त तो जो पार्टी है उसमें मसाइल बहुत हैं, जैसे अभी आपने खुद हवाला दिया कि आप भी और जो दूसरा ग्रुप था वो भी गए जेल में खान साहब से मिलने। उन्होंने खुद कहा भूख हड़ताल करने का मकसद उनका यही था कि वो 2 ग्रुपों में मसाइल ख़त्म करवाना चाह रहे थे। तो आपके ख्याल में उमर अयूब या बैरिस्टर गौहर साहब इस पोजीशन में हैं कि पार्टी उनकी बात सुन रही हो, क्योंकि ग्रुप बंदी तो होती हुई नज़र आ रही है जमात के अंदर? देखिए, जब भी सना बीबी कहीं पे जमहूरियत होगी, वहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, इख्तिलाफ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम और उसी पार्टी नहीं, और ना अल्लाह में आइंदा कभी बनाए, हम हमेशा किसी न किसी बात पे इख्तिलाफ करेंगे, और ये करते आ रहे हैं, कोई पहली दफ़ा नहीं है। लेकिन क्योंकि लीडर जेल में है, कुछ लोग जो समझदार कहलाते हैं, जो ओल्डर इन एज कहलाते हैं, वो लोग चाहते हैं कि पार्टी भी बचे, खान भी बचे। और हम जो अपने आप को यंगिश लॉट कहते हैं, हमें जल्दी के खान जल्दी निकले। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई इख्तिलाफ राय नहीं है। सिर्फ एक मंजिल को पहुंचना है, किस रास्ते से पहुंचना है। जो बीच में इख्तिलाफ राय होगा वो तो बिल्कुल होगा। मेरा लीडर खान ने मुझे तरीका यही सिखाया है कि सवाल पूछोगी, हर किसी से पूछोगी। बाकी जितने हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं वो पार्टी पोजीशन होल्डर ज़रूर होंगे, लेकिन सवाल से तो उनसे भी पूछा जाएगा। तो अल्लाह करे कि ये डिसिप्लिन तमाम पार्टियों में बैठ जाए कि हम तो जब खान से सवाल पूछ सकते, तो हम खान की पोजीशन होल्डर से सवाल क्यों नहीं पूछ सकते। तीसरा जो डिस्ट्रप्शन क्रिएट हो रही है, मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग हैं, शायद उनकी नीयत साफ़ हो, बट उनकी अमल नहायत ही अहमकाना है। वो समझते हैं कि खान को सख्त वक्त में छोड़ के अब हम वापस आएंगे, तो ये बचकाना चीज़ें। खान साहब ने बोल दिया मैं जेल में हूँ, मैंने कोई डिस्ट्रप्शन अभी पार्टी में नहीं करनी, ना कोई जाएगा ना कोई आएगा। एक दफ़ा खान साहब जेल से निकल आए, इंशाल्लाह खैर खैरियत से, फिर देखी जाएगी। तो ये सारे ड्रामे उड़ाए जाते हैं कि है शानदाना ने दुपट्टा दूसरा रंग का ले लिया, है शेर अफजल ने खाना क्यों खाया, है अली मोहम्मद ने क्यों नहीं खाया। बिल्कुल ठीक है। ये अच्छा, डिस्ट्रैक्शंस हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी। ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा जलसा करने जा रही थी इस्लामाबाद में, लेकिन एक तो आप लोगों को तकरीबन कोई 48 घंटे पहले बमुश्किल इजाज़त उसकी मिली और 4 महीने से दरख्वास्त आपकी पेंडिंग में थी। लेकिन अब फाइनली क्या डिसाइड हुआ है, क्योंकि ये एक शो, पावर शो तो होना बड़ा ज़रूरी है किसी बड़े शहर में, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे कराची हो, लाहौर हो। अब आपके ख्याल में इस हवाले से कुछ तय हो सका है कि अब आगे कहाँ करना है या नहीं करना है? करना तो है जी, निकलेंगे हम सारे। देखिए, मैं ILF का हिस्सा हूँ, इंसाफ लॉयर्स फोरम का। उनके साथ मैं हर सूबे में, हर शहर में जा रही हूँ। वकीला की हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी है। इस वक्त सिर्फ PTI मुतहरिक नहीं है, सारा पाकिस्तान PTI के साथ खड़ा है, क्योंकि सारे पाकिस्तान को समझ आ चुकी है कि ये लड़ाई PTI की नहीं है, लड़ाई वतन की है। सो इनके जो भी फैंटेसीज हैं, जो भी ड्रीम्स है, एक भी पूरा नहीं होगा। वक्त की बात है, सबर की बात है, इंशाल्लाह वी विल प्रिवेल। बहुत बहुत शुक्रिया शानदाना गुलजार साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद थी। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं वज़ीर आज़म साहब के सिंध और बलूचिस्तान के दौरे और किए जाने वाले वादे। मईशत के हवाले से मसाइल अपनी जगह, लेकिन कुछ तो है जिसके हवाले से उनकी तरफ से कोशिशें दोनों सूबों को मद्देनजर रखते हुए की जा रही हैं। इसके ऊपर सियासी तज्ज़िया जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहले कराची और फिर उसके बाद बलूचिस्तान का रुख करते हैं, बड़े मंसूबों का इफ्तिताह किया जाता है। वहीं पीपल्स पार्टी के अगर तो किसी हद तक कोई तहफ़्फ़ुज़ात रहे हों तो उनके ऊपर भी ढके छुपे अंदाज में बात की गई होगी। लेकिन दूसरी तरफ अब ये भी देखने में आ रहा है
कि मुस्लिम लीग नून के पुराने जो बासी थे, जिसमें शाहिद खाकान साहब सर फहरिस्त हैं, उन्होंने गुज़िश्ता दिनों बड़ा खुलकर बात की, वोट को इज्जत दो के बयानिए की पजीराई ज़रूर की, लेकिन उसके साथ ये कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अपना पुराना रास्ता छोड़ दिया। लेकिन इसके जवाब में अब देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब भी आहिस्ता आहिस्ता वापस अपनी फॉर्म में आते नजर आ रहे हैं, लेकिन शायद उनकी रफ्तार अगर देखा जाए हालात का तकाजा करते हुए तो उतनी बर्क रफ्तार नहीं नजर आती है। लेकिन अब कोई चॉइस मुस्लिम लीग नून के पास नहीं रही है। एक तरफ जहां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को कुछ तनकीद शुदा सवालों का सामना करना पड़ा है नाक़दीन की तरफ से, चाहे वो महंगाई के हवाले से हो, चाहे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से हो, या फिर अपोजिशन को साथ लेके चलने के हवाले से हो, IMF के मुआहदे के हवाले से हो। मुश्किल फैसले ज़रूर इस हुकूमत को करने पड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे महाज़ों के ऊपर अगर मुस्लिम लीग नून ने ग्राउंड रियलिटी को मद्देनज़र रखते हुए सियासी तौर पर कोई और रास्ता नहीं चुना तो फिर अगले इंतखाबात में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ख़ास तौर पर जब उनके अपने ही लोग उनकी जमात के ख़िलाफ़ और जमात की अंदरूनी कहानियाँ मंजर-ए-आम पर लाने लगे। इस हवाले से बात करेंगे और ख़ास तौर पर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आया वजह क्या है कि शाहिद खाकान जैसे लोग और इस किस्म की दीगर जमातें, ख़ास तौर पर उनका हदफ इस वक्त नवाज शरीफ साहब और उनकी पॉलिसीज़ बनी है और इस वक्त जो नून लीग की सूरत हाल है वो बनी है। इसी के ऊपर हम बात करेंगे। और बात सीनियर साहब तजियाकार आमिर इलियास राना साहब मेरे साथ मौजूद है। आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आमिर भाई, ये फरमाइएगा कि शाहिद खाकान साहब ने जमात तो अनाउंस कर दी, एजेंडा भी उन्होंने अनाउंस कर दिया, लेकिन बज़ाहिर उनकी जो पॉलिसीज़, उनके बयानात हैं, उसका महवर अभी तक नून लीग है। कौमी पॉलिसीज़ के ऊपर तबसरा करते हुए तो नज़र नहीं आते हैं। अभी भी उन्होंने नून लीग के हवाले से बात की कि वोट को इज्जत दो का बयानिया तो ज़रूर था नून लीग का, लेकिन उसको लेकर आगे नहीं बढ़ा गया। आपके ख्याल में क्या ये वो बातें ज़रूरी हैं जिसके ऊपर नून लीग के हवाले से वो तनकीद कर रहे हैं? क्योंकि इसके अलावा अगर कोई मौसर बयान उनका देखें तो अभी तक सामने नहीं आया है अदर दैन इकॉनमी। कहते हैं ना, साफ छुटते भी नहीं, नज़र आते भी नहीं। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब इस गम में मुब्तला हैं कि नवाज शरीफ ने उन्हें दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनाया था, शहबाज शरीफ को क्यों बना दिया था। और फिर मिफ्ता इस्माइल साहब और इसहाक डार साहब की जो लड़ाई हुई, उसमें भी ज़ाहिर है उनका सारा वज़न मिफ्ता इस्माइल के साथ था कि वो उनकी काबीना में उस वक्त वज़ीर ख़जाना बने थे जब इसहाक डार फ्लाई कर गए थे, और दोनों दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के तहत उनको बनाया गया। वो कोई इलेक्टेड वो नहीं थे कि MNA हों या सेनेटर हों और उन्हें वज़ीर ख़जाना बनाया गया हो। तो ये जो पॉलिसी बयानात ठंडे कमरे में बैठ के दानिशवराना तकसीम हुई परसों, तो मुझे नहीं समझ आई कि जब ये वज़ीर आज़म थे तो ये दानिश कहाँ थी, ये वज़ीर ख़जाना थे तो दानिश कहाँ थी। ये लड़ने में वक्त गुजर गया और 16 महीने PDM की गवर्नमेंट में शाहिद खाकान अब्बासी, आपने देखा होगा, शहबाज शरीफ के दाएं बाएं बैठे होते थे। अहम पेट्रोलियम एनर्जी के मसाइल पे ECC में बैठते थे, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अफसरों के कमरों में बैठा करते थे, जाके वहाँ काम कराया करते थे। तो फिर बाद में इनको ख्याल आया कि भाई ये तो अब मेरा वक्त है, और बयानिया इनका जो नैब के हवाले से था, तो इन्होंने अपने वजारत उज़्मा में जब इनको कहा गया था पार्टी की तरफ से कि नया लॉ बनाएं, और ये साकिब निसार साहब की एक धमकी के बाद ढेर हो गए थे कि जी अगर तुमने कानून बदला या ख़त्म किया तो हम इसे उड़ा के रख देंगे। तो जुर्रत होनी चाहिए थी, जो आज जुर्रत इजहार हो रहा है वो उसी वक्त होनी चाहिए थी कि जी आप उड़ा दें, हमारा काम है लेजिस्लेशन करना, आप उड़ा दें। नहीं की, बल्कि उस वक्त ये कहते थे कि मैं तो मनसूबों का इफ्तिताह करते करते थक गया हूँ। अब इनके पास जवाब ये है कि मुस्लिम लीग नून ने वोट को इज्जत दो का बयानिया छोड़ दिया। तो हुजूर, जब वो इज्जत दो का बयानिया बना रहे थे, आप कहाँ थे तब? आप उन दिनों में कहाँ बैठा करते थे, कौन से जलसों में हुआ करते थे, आपकी क्या पॉलिसी थी? आपको तो उन्होंने इलेक्शन मरी से, मैं तो कहूँगा हराने के बाद, ये हारे नहीं थे, हराने के बाद लाहौर से भी जितवाया था ज़िमनी इलेक्शन में। तो इससे ज़्यादा पार्टी उनके साथ क्या करती? ठीक, तो बस ठीक है। फिर नवाज शरीफ के साथ ऐसा ही है, बहुत सारे लोग नाराज़ हुए हैं। सरदार मेहताब बहुत अरसे से अपनी पार्टी से दूर थे, सरगर्म नहीं थे। नाराज़गियाँ उनकी हैं कि वो कहते हैं मैं नवाज शरीफ के साथ उस वक्त था, और बिल्कुल दुरुस्त बात है जब KP में उनके लेकिन उनका मकसद तो गवर्नरशिप ही होती थी ना, वो या तो वज़ीर आला बनना चाहते थे, वज़ीर आला भी बनाया, उन्हें गवर्नर भी बनाया। मैं यही कह रही हूँ कि फिर नाराज़गी कहाँ स्टैंड करती है? नहीं आमिर भाई, मैं यही तो पूछ रही हूँ ना कि जब उनको हर वक्त ओहदा ही चाहिए होता था, क्योंकि वज़ीर आला बने, उसके बाद गवर्नर बने, अब जब कुछ नहीं बन सके तो फिर नाराज़गी उन्होंने कबूल करी। लेकिन अब उन जैसे लोगों के बारे में बात नहीं करूंगी, ये जो जावेद लतीफ़ साहब जैसे लोग हैं वो कह रहे हैं कि जी जो बात शाहिद खाकान कह रहे हैं वो 90% लोग कह रहे हैं। अगर मुझे मुख्तसरन इसका जवाब दे दें फिर मैं आगे बढ़ूंगी कि बाकी लोग उनकी हम आवाज़ क्यों हो रहे हैं। नहीं, देखें, जो जो इक़्तिदार में नहीं होता, आपने राना सनाउल्लाह के एडवाइज़र बनने से पहले इंटरव्यूज़ देखे थे? बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल। शायद आपने खुद भी किया हो। बिल्कुल ठीक है, बस इसका जवाब यही है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये फरमाइएगा कि अब फौज के हवाले से सोच बदलती हुई नजर आ रही है। मियाँ साहब कह रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमें फौज की हिमायत करनी चाहिए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जैसे लोग ये कह रहे हैं कि अगर APC होती है तो ये मुल्क के मफाद में है, इस पर हमारी जमात शिरकत करेगी। आपके ख्याल में इसको हम यू टर्न समझें, पॉलिसी की तब्दीली समझें, या फिर आपको लगता है कि वक्त का तकाजा है और सियासी जमातें भी बलोगत का इजहार कर रही हैं? अल्लाह करे कि ये यू टर्न ना हो। CMLA होता था ना, कैंसल माई लास्ट ऑर्डर। बिल्कुल। तो इमरान खान साहब का जब तक पार्टी वहाँ पहुँच नहीं जाती, लेकिन इसको खुशाइन कहना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि वो ये समझें कि पाकिस्तान है तो सब कुछ है, और सियासत भी है, रियासत भी है, सब कुछ मिल के चलता है। और आपको भी सियासत में रास्ता बनाना चाहिए। ये APC शायद शुरुआत हो जाए। सही। इमरान खान साहब को समझना चाहिए कि रियासत के साथ लड़ने के नतीजे में उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा, ना मिलेगा, और ना वो इस पोजीशन में अभी मुझे नज़र आ रहे हैं कि वो रियासत को घुटने टिका लेंगे। तो बेहतर होगा कि कोई भी रास्ता लेके, जैसे APC का जो हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल वाला, जिस पे APC पे वो धरना उठा के चले गए थे, तो इसी तरह उस जिदबाजी से बाज आते हुए अपने लिए और अपनी पार्टी के लिए सियासी रास्ता अपनाएं, कबूलियत को मकबूलियत में बदलें। सीधी सी बात है, अगर समझ आए तो ठीक है, वरना जाहिर है वो लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी जो चाहें करें। दुरुस्त। अच्छा, ये फरमाइएगा कि शहबाज शरीफ साहब ने अभी बैरून मुमालिक के दौरे भी किए, उन पर तनकीद भी हुई कि वो बड़े यूरोपीय मुमालिक के बजाय जिस किस्म के मुमालिक का दौरा कर रहे हैं वो कोई भी एक आर्जी वज़ीर आज़म कर लेता है, लेकिन अपने तौर पर वो कोशिश तो कर रहे हैं। आपके ख्याल में ये क्या शहबाज शरीफ साहब जिस तरह इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, इदारे क्या मुतमईन नज़र आते हैं आपको? क्योंकि SIFC नामी एक इदारा बनाया गया जो कि इन तमाम चीज़ों को ज़्यादा एम्पावर कर सके, तो बज़ाहिर क्या उनकी परफॉर्मेंस को अगर हम एवेलुएट करें तो किस हद तक नताइज ला सके? क्योंकि IMF से एग्रीमेंट पहला बुनियादी टारगेट था इस जमात और इस हुकूमत का, तो वो तो अभी तक किसी शक्ल में नहीं आ सका है, और बजट भी आ गया है, तो उसके बाद जो एक्सपेक्टेशन थी इस हुकूमत से, क्या वो फुलफिल हो सकी है सही मायनों में? देखिए, जो आपने लफ्ज़ कहा उसका नतीजा ये है, फ़िक्रा ये कहूँगा कि 1 पेज पे हैं। फ़ौज, इस्टेब्लिशमेंट, जो भी कहें आप, और हुकूमत 1 पेज पे हैं। और ये दौरे अगर हम यूरोप को हटा के गिने तो पाकिस्तान के लिए इक्तिसादी लिहाज से और स्ट्रेटजिकली दोनों लिहाज से बेहतरीन है। आपको पता है कि जब हम FATF में आए गए थे तो इन ममालिक के वोट भी हमारे हक़ में आए थे, सेंट्रल एशियंस के। और मेरा ख्याल है अगले हफ्ते के एंड पे अज़रबैजान के सदर भी पाकिस्तान आ रहे हैं, और बड़ा पोटेंशल है उस दौरे के हिसाब से। ये जो रियासतें हैं ना, अगर हम थ्रू कर जाएं अफ़गानिस्तान के ज़मीनी रास्ते से उनकी तिजारत को, तो हमारे बहुत ठीक ठाक फ़ायदा हो सकता है। हम इसको सिर्फ इसलिए नहीं कह सकते यार उनको क्या करना है, ये तो छोटी छोटी सी रियासतें हैं, ये बहुत पोटेंशल है उनके पास। हमारे लिए हमारा रास्ता बनता है तिजारती राहदारी की सूरत में, जैसे हम पाक चीन राहदारी देख रहे हैं ना, CPEC, इसी तरह SIFC इस सब के अंदर आएगा। जो आपने बात की कि IMF का अभी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जब तक नहीं होता ना, तो बातें दावे होंगे, औरंगजेब साहब कुछ कह देते हैं, जब तक वो नहीं होता और फिर एग्रीमेंट नहीं हो जाता, आपकी सरमायाकारी, आपकी सारी चीज़ें अगले 2-3 महीने में क्लियर हो जाएंगी कि IMF में क्लियर होना है और उसके साथ बाकी, क्योंकि जब तक वो नहीं होगी आप जो मर्जी दावे कर लें, सब जुबानी हवा में होंगे। इन्वेस्टमेंट आ जाए, फिर आपको IMF के अलावा गुंजाइश बहुत निकल जाएगी आवाम को रिलीफ देने की, कि कुछ कारोबार ज़िंदगी तो चले ना। जब रोज़गार मिलेगा तो महंगाई का सामना भी हो सकता है। अगर रोज़गार ही नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, तो नुकसान ही नुकसान है ना। फिर तो सारी बातें दुरुस्त हो जाएंगी कि हम तबाह हो चुके हैं। लेकिन आज ये है कि इंशाल्लाह एक उम्मीद तो मौजूद है ना, कि आप IMF से निकलते हैं, इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, सेंट्रल एशियन की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से बुनियादी तौर पर देखें अब कर्ज़ों का दौर गुजर गया है। IMF की जो कर्जा है वो और सिस्टम में मिलता है। पहले हम कर्जे दूसरे मुल्कों से भी लेते थे, ग्रांटें भी मांगते थे। अब आपको अपनी एक्सपोर्ट पैदा करनी है। IMF के साथ डील के साथ आपके साथ इन्वेस्टमेंट लोग कर लें, आप माहौल बना लें। जैसे इमरान खान अगर इस APC में उनकी पार्टी आती है, तो जब आते हैं तो बर्फ़ पिघलना शुरू होती है। ये चीज़ें वो हैं जो सब इफ़ एंड बट्स के साथ मौजूद हैं, लेकिन मुझे पॉजिटिव वे नज़र आ रहा है कि इंशाल्लाह कोई ना कोई बेहतरी की सूरत। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लेकिन अब आमिर भाई ये फरमाएगा, भी आपने जिस तरह इकोनॉमी की बात की, IMF की बात की, अब एक तरफ हुकूमत जो है वो ये भी चाहती है कि अपने अखराजात को कम करे। शहबाज शरीफ साहब का फोकस बज़ाहिर ये है
कि प्राइवेटाइज किया जाए बड़े इंस्टीट्यूशंस को, वो ब्यूरोक्रेसी तक के ऊपर छुरी चलाने के लिए तैयार हैं कि वो वजारतें जो सूबों को चली गई हैं उन वजारतों का विफाक से खात्मा होना चाहिए। लेकिन आपके ख्याल में जिस किस्म की ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान में है उसको कंट्रोल करना कितना बड़ा टास्क होगा? और दूसरा इसमें एक ज़िमनी सवाल कि जहाँ हुकूमत अखराजात कम करने की बात कर रही है, वहीं इस वफाकी हुकूमत ने पिछले 3 माह में रिकॉर्ड कर्जा लिया है और तकरीबन पिछली हुकूमत के मुकाबले में 113% ज़्यादा लिया है। तो इस वक्त बज़ाहिर तो हमारे जो आमदन है उसका एक बड़ा हिस्सा कर्जों की वापसी और उनकी किस्तों में जा रहा है, तो फिर इस हुकूमत के पास चॉइस तो बड़ी लिमिटेड है। देखें, यही तो वो मसला है जिसकी वजह से गवर्नमेंट एक ऐसा बजट देने पे मजबूर हुई है जिसमें उसको सिवाय लोगों की तरफ से गम और गुस्से के इजहार के कुछ नहीं मिला। और ये बात फेडरल गवर्नमेंट भी समझती है, सूबे भी बनते हैं। इसीलिए मरियम नवाज़ ने कल कैबिनेट भी रख ली है जिसमें सोलर पैनल जो वो इंतहाई सस्ते दामों पे शायद 100-200 यूनिट वालों को तो फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं और बाकियों को वो 10% लेके, पहले 25% लेने का प्रोग्राम था कि लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, अब वो है 90% खुद पंजाब गवर्नमेंट करेगी। तो अगर वो इसके मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा उसके अंदर सोलर की तरफ शिफ्ट होगा जो गवर्नमेंट पैसे मुहैया करेगी। तो लोगों की अशकशोई भी होगी और लोग मुतमईन होंगे कि हाँ हमारे लिए कुछ हो रहा है, और जो इंतज़ार करना पड़ रहा है वो घड़ियाँ आसान हो जाएंगी कि ठीक है गवर्नमेंट एक तरफ सख्ती में भी है, टैक्स भी बढ़ा रही है, कुछ हमें हेल्प दूसरे तरीके से कर रही है, तो उसके नतीजे में ही निकलेगा। लेकिन वो जो वजारतों की बात है ना, ये ऑप्टिक्स के अलावा कुछ नहीं है। ठीक ना आप नौकरी तो किसी को नहीं निकाल सकते, 1 मिनट में कोर्ट में स्टे हो जाएगा। आप वजारतें दे दे, सूबे कहेंगे हम तो अपनी भर्तियां खुद करेंगे, आप अपने मुलाजिम कपाएं। पेंशन में भी तो यही है ना कि आज जो नई पेंशन शुरू हुई है 25-30 साल बाद, यानी आज जो भर्ती होगा वो 25 साल बाद कम से कम पहली दफ़ा रिटायरमेंट लेने की अप्लाई कर सकेगा। तो नई पेंशन उस वक्त लागू होगी, लेकिन इन 25 सालों तक तो आपको उन्हीं को पे करना है ना जो आपके पेंशनर आज हैं और आगे रिटायर होते चले जाएंगे, क्योंकि आप उनकी उसको चेंज नहीं कर सकते शराइत मुलाजमत को जो तय थी। तो ये सब चीज़ें आने वाले दिनों में होंगी। ये बस आपके और हमारे शोर मचाने पे है कि हम इसको निकाल रहे हैं और उसको रख रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई आपका। आमिर इलियास राना साहब, सीनियर सहाफ़ी। यकीनन चाहे ये हुकूमत हो चाहे पंजाब हुकूमत हो, कुछ अच्छे इक़दाम भी किए जा रहे हैं, उनके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। और यकीनन अगर वो इक़दाम फुलफ़िल हो जाते हैं तो आवाम के लिए किसी न किसी हद तक गुंजाइश पैदा हो सकती है कि उनके मसाइल ख़त्म नहीं तो कम से कम ज़रूर किए जा सकें। लेकिन उसके बावजूद भी इस हुकूमत के लिए करने के लिए पहाड़ से मसाइल बाकी हैं, और ख़ास तौर पर महंगाई को कंट्रोल करने के साथ साथ अखराजात को कंट्रोल करना, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जो कि इस हुकूमत को दरपेश है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।